आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएं, बिना पैसे खिलाए काम नहीं होगा। बाबू से लेकर अधिकारी तक हर किसी का हिस्सा बना हुआ है। पूरा तंत्र है जो घूस की रकम को नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है। घूसखोरी रोकने के लिए चाहे जितने बड़े कानून बनाए गए, भ्रष्टाचारी कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। केवल सरकारी कार्यालय ही नहीं, भ्रष्टाचार समाज के हर अंग में दीमक की तरह घुसा हुआ है। लेकिन क्या आपने सोचा कि भारत में यह समस्या क्यों इतनी गंभीर है? जिस संस्कृति में कर्म और धर्म जैसी बातों को इतना महत्व दिया गया है, वहां भ्रष्टाचार कैसे सामान्य दिनचर्या का अंग बन गया? इतिहास की दृष्टि से देखें तो भारत में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की परंपरा मुस्लिम शासन के समय से आरंभ हुई। बाद में अंग्रेजों ने इसे खाद पानी दिया और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। भारत में शासकीय वर्ग द्वारा भ्रष्टाचार पर सबसे आरंभिक लेखन आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है, लेकिन इसमें अधिकांश राजकोष अर्थात सरकारी खजाने के अपव्यय को रोकने की बात है। इसके 8 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला, प्रतिबंध अर्थात राजस्व वसूली के बाद अपनी निगरानी में न रखना या राजकोष में जमा न करना। दूसरा, प्रयोग अर्थात सरकारी धन का अपने हित में लेन देन करना। तीसरा, व्यवहार सरकारी धन को अपने निजी व्यापार में लगाना। चौथा, अवस्तार अर्थात कर वसूली में देरी करना और बाद में देनदार को तंग करना। पांचवा, परिहापण यानी कुशासन के कारण आय में कमी और व्यय में वृद्धि। छठा, उपभोग स्वयं और दूसरों को राजधन का दुरुपयोग करने देना। सातवां, परिवर्तन राजधन के द्रव्यों को दूसरे द्रव्यों से बदल देना। आठवां प्रकार है अपहार अर्थात प्राप्त सरकारी धन को हिसाब में न लिखना। चाणक्य ने इन सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों के लिए दंड तय किए हैं, साथ ही आर्थिक क्षतिपूर्ति की भी व्यवस्था की है। लेकिन चाणक्य के वर्णन से यही समझ में आता है कि प्राचीन भारत में भ्रष्टाचार व्यक्तिगत समस्या थी, संस्थागत नहीं। कुछ व्यक्ति भ्रष्टाचार कर सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि लूट खसोट का कोई तंत्र स्थापित हुआ हो। वास्तव में भ्रष्टाचार की संस्थागत व्यवस्था की शुरुआत मुस्लिम शासकों के आने के बाद हुई। इसका कारण बना एक इस्लामिक परंपरा जिसे नजराना कहते हैं। शासन के हर स्तर पर निचला व्यक्ति अपने ऊपरी को नजराना देता था। ये एक तरह की वफादारी की निशानी था और देने वाले पर बाध्यकारी था। नजराने में अधिकांश सोने चांदी या बहुमूल्य वस्तुओं की भेंट दी जाती थी। ये क्रम शासन के सबसे निचले व्यक्ति से लेकर बादशाह तक चलता था। काजी और दीवान पर अपने उच्चाधिकारियों तक अधिक से अधिक नजराना पहुंचाने का दबाव रहता था। क्रम में कोई निचला व्यक्ति अपनी कुर्सी पर कितने दिन रहेगा, ये नजराने की रकम से ही तय होता था। अंततः इसकी वसूली अधिकांश सामान्य जनता, किसानों और व्यापारियों से की जाती थी।